अब खबर यह है कि इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। इजराइल ने लेबनान को एक बार फिर से निशाना बनाया है और ये निशाना उसकी तरफ से राजधानी बेरूत में बनाया गया। इस बार बेरूत पर बड़े हमले का दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह कमांडर पर हमले का दावा है कि हमले में 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ, 7 की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। जरा ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर के, उसमें वो कह रहा है कि 7 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। ये गाड़ियों पर जो हमला हुआ है, गाड़ियां तो क्षतिग्रस्त हुई ही हुई हैं। जो उन्होंने गाड़ियों को आग की चपेट में लिया, उसकी वजह से जनहानि बहुत ज्यादा हो गई है। लोग मारे गए हैं, घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर अवस्था में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसा हो गया है कि राजधानी बेरूत से, लेबनान की राजधानी बेरूत से अब बार बार आनी शुरू हो गई है। एक सिलसिला सा शुरू कर दिया गया है कि लेबनान से ऐसी ही तस्वीरें अब सामने आती रहेंगी। हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है पीछे हट जाओ, लेकिन हिजबुल्लाह तो हमास के वक्त पीछे नहीं हटा। अब तो ईरान है जिसने उसे गढ़ा है, तो अब कैसे पीछे हट जाएगा। उसकी कीमत लेकिन वो अच्छी खासी चुका रहे हैं। उनका देश भी अच्छा खासा बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। जंग की वजह से अमेरिका और नेटो के बीच में दरार भी बढ़ते जा रही है। अमेरिका चाहता है कि नेटो उतरे। अमेरिका बार बार ये कहता है कि ये तो सिर्फ कागज के शेर है नेटो को लेकर के, और अगर हम पीछे हट गए तो नेटो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब जंग की वजह से अमेरिका और नेटो के बीच में दरार इसीलिए और ज्यादा बढ़ते जा रही है। पहले यूक्रेन का मुद्दा था, फिर ग्रीनलैंड का इश्यू आया, और अब ईरान की वजह से दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। अमेरिका और नेटो के बीच अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। एक बार फिर नेटो के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। एक बार फिर अमेरिका के नेटो से अलग होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों में अमेरिका की सुरक्षा सबसे ऊपर है, जबकि यूरोप काफी नीचे आ चुका है। लिहाजा अमेरिका अब यूरोपीय देशों से दूर हट रहा है। यूक्रेन जंग को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी सामने आई। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूरोपीय देशों ने अड़ंगा लगाया तो ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने के लिए यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने नेटो के सहयोगी देशों पर रक्षा बजट पर ज्यादा नहीं खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका हट जाए तो नेटो का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी अमेरिका और सहयोगी नेटो देशों के बीच तलवारें खिंच गई। नेटो देशों ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की कोशिशों का विरोध किया, जो ट्रंप को एक बार फिर नागवार गुजरा। ईरान के मुद्दे पर तो ट्रंप का गुस्सा ही फूट पड़ा। दरअसल पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान के मुद्दे पर नेटो देश अमेरिका का साथ दे सकते हैं, लेकिन पहले ब्रिटेन और फिर स्पेन समेत कुछ अन्य देशों ने अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस बंद किए और फिर जंग में साथ देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और अब यह आशंका पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि यानी नेटो से अलग हट सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नेटो कभी पसंद नहीं था। ईरान से जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला होगा। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग अमेरिका की नहीं थी, ये यूरोप का युद्ध था। फिर भी अमेरिका ने यूक्रेन का सहयोग किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो सब साइड हो गए। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी नेटो की ताकत जानते हैं, इसीलिए वो भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। साफ है कि अमेरिका के रुख से नेटो के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के हटने के बाद नेटो में कोई दम बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका को ईरान ने मिडिल ईस्ट जंग में पानी पिला पिला करके जख्म दिया है। इतना ताकत होने के बाद भी ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अब आपको दोनों देशों की ताकत के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें अगर अमेरिका की ताकत की, तो इनका रक्षा बजट जो है वो 895 से 997 अरब डॉलर का है। ईरान की ताकत यह है कि रक्षा बजट पर वो 10 से 15 अरब डॉलर खर्च करता है। ये अमेरिका के लिहाज से तो कहीं पर भी कहीं तक नहीं टिकते हैं, लेकिन फिर भी नाको चने चबा रखे हैं। सैनिकों की संख्या यहाँ पर लगभग 13.3 लाख है। यहाँ पर सैनिकों की संख्या 6.1 लाख है। इसमें भी अमेरिका भारी नजर आता है। सैनिकों की संख्या अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है और अमेरिका की आर्मी नंबर 1 पर पहले से ही है। 7.9 लाख रिजर्व सैनिक है अमेरिका के पास। ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है, तो ये उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी बावजूद इसके
एक एक सैनिक इस हिसाब से लड़ रहा है कि ये देश की लड़ाई है और इसीलिए अमेरिका को ज्यादा नुकसान भी वो पहुंचा पा रहा है उनके हथियारों में। कुल इनका जो फाइटर विमान है वो 13,000 से ज्यादा है। ये उनके विमानों की संख्या है। इनके पास लगभग 550 फाइटर विमान मौजूद है। F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स इसमें शामिल है, लेकिन अधिकतर पुराने रूसी या फिर अमेरिकी विमान ही हैं जिनसे काम ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है। 465 से 484 कुल नेवी पावर इनकी है। नेवी पावर के मामले में भी ईरान पीछे नजर आता है। 109 कुल इनकी ये नेवी पावर है। जमीन से लेकर के आसमान तक और पानी तक लड़ने के हथियारों से लेकर के सैनिकों तक सब में अमेरिका भाग रही है। लेकिन ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, अब अमेरिका खुद पीछे हटना चाहता है। वो ऐलान अपने ईगो में आकर के नहीं करता है। 11 परमाणु विमान वाहक पोत है। इनके पास ना तो परमाणु हथियार है जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी जा रही हो, ना ही कोई विमान वाहक पोत है उन्हें ले जाने के लिए। जब हथियार ही नहीं है तो पोत कहां से होंगे। 66 पनडुब्बियां इनके पास है। इनके पास 25 पनडुब्बियां और बहुत सारे छोटे युद्ध पोते हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ा युद्ध पोत जो था जेराल्ड आर फोर्ड, जो पिछले दिनों गया भी कैरेबियन सी को पार करके फारस की खाड़ी में जिसे वापस बुलाना पड़ा, उससे कहीं नीचे ईरान नजर आता है। लगभग 4,666 टैंक अमेरिका के पास है। ईरान के पास टैंक की संख्या भी 2675 है, 2675 है। इसमें भी वो आधे टिके हुए नजर आते हैं। 4 लाख से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी उतनी ही कम है। 75,000 से ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन 75,000। लगभग 3,700 परमाणु हथियार है। आधिकारिक तौर पर इनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। और इसी बात की तो ये जंग चल रही है कि परमाणु हथियार किसी भी तरीके से अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान बना ले। तो ये इनका पूरा लेखा जोखा है कि यूएस की भारी सेना के भी ईरान ने पसीने छुड़वा रखे हैं। और ये तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ड्रोन से जब वो भेजते हैं तो अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट धराशायी हो जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान सिर्फ छोटे छोटे ड्रोन की वजह से किया जा रहा है, जो कि कम लागत के हैं। और वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में ईंधन के लिए हाहाकार मच गया है। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेल को लेकर के हालात क्या है। युद्ध के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज का गला कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति होगी इसकी आशंका शायद किसी को भी नहीं थी। ईरान के एक प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मच गया। हालात ऐसे हो गए कि कई देशों को ईंधन बचाने के लिए उपाय लागू करने पड़े और कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। बताया जा रहा है कि तेल संकट के कारण ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपनी घरेलू यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने लोगों से निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने की अपील की। पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि फिलहाल हालात सामान्य नहीं है, जरूरत से ज्यादा तेल और गैस का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने किसान और छोटे व्यापारियों को तरजीह देने की कोशिश करने की अपील की। हालात ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के ही नहीं, अमेरिका के भी खराब है। यहाँ पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार चली गई, जबकि अमेरिका पहले से ही टैरिफ, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। हॉर्मुज बंद होने से सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ा। फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पेट्रोल की कीमत करीब 200% तक बढ़ गई है, जबकि वियतनाम सरकार ने ईंधन पर लगने वाला पर्यावरण टैक्स हटा लिया है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उधर थाईलैंड में पेट्रोल डीजल की कमी के कारण कई पंप बंद हो गए, जबकि सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। महाशक्ति चीन भी ईंधन की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ भी ईंधन की कीमत करीब 20% तक बढ़ाई गई है, जबकि दक्षिण कोरिया ने तो बिजली बचाने के लिए कैंपेन तक लॉन्च किया। हालात अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के देशों के भी खराब है। स्वेज कैनाल से मिलने वाला रेवेन्यू काफी गिर गया है। इसके अलावा पर्यटन से होने वाली आय में भी गिरावट आई है, जबकि ब्राजील में खाद का आयात कम होने से सोयाबीन प्रोडक्शन प्रभावित होने की आशंका है। नाइजीरिया में पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं,
जबकि यूएई में तो पेट्रोल की कीमत में करीब 40% की बढ़ोतरी की गई है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश तो अमेरिका के ऊपर की गई थी, लेकिन अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी के साथ अपने कदमों को पीछे खींचा, ये कहते हुए कि जिसे खुलवाना है वो जाकर के खुद देख ले, क्योंकि उनके साथ ना तो यूरोपीय कंट्रीज आए और ना ही नेटो के देश आए। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर तेल सप्लाई होता है तो नेटो की तरफ ही होता है, यूरोपीय कंट्री की तरफ ही होता है। अमेरिका ये कह करके अपना पल्ला छुड़ाने में लग गया है कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ 1% तेल ही आता है ईरान से, तो हम क्यों जंग में अपना समय बर्बाद करें हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है, बाकी देशों को तेल की आवश्यकता है, हॉर्मुज के रास्ते जो आता है, इसीलिए बाकी देश इस किल्लत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।